Hello friends, welcome back to my channel. I'm Manisha Bodulwar and you're watching NCERT Solution. So friends, अब तक हम देख रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली कैसे होते हैं और उसके दो तीन एग्जांपल्स भी देखे थे। तो अब हम आज के वीडियो में देखेंगे कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। So microorganisms are used for the large scale production of alcohol and wine. ये जो सूक्ष्म जो होते हैं उनका अल्कोहल और वाइन का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। तो बच्चों ये जो अल्कोहल एंड वाइन होता है वो एक प्रकार का साइक्रोमाइसिस सर्विसियाe नाम का एक ब्रेवर्स ईस्ट होता है जो एक प्रकार का फंगस होता है बच्चों। इससे वाइन और अल्कोहल इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इट इज एबल टू फर्मेट शुगर इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल एंड इज कॉमनली यूज इन द बेकिंग एंड ब्रेवरिंग इंडस्ट्रीज। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, शुगर को कार्बन डाइऑक्साइड में एंड अल्कोहल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, फॉर्मेट करता है। तो इसकी वजह से हमें क्या मिलता है, अल्कोहल एंड वाइन। ये बहुत बड़ी प्रोसीजर होती है बच्चों एंड इट इज़ कॉमनली यूज इन द बेकिंग एंड द ब्रेवरिंग इंडस्ट्रीज। तो ये को आम तरह से बेकिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, यानी बेकिंग इंडस्ट्री यानी जहाँ पे केक और कुकीज़ बनते हैं, एंड ब्रेवरिंग इंडस्ट्रीज यानी जहाँ पे अल्कोहल वाइन इस प्रकार की चीज़ें बनती है। तो बच्चों अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ different food items. Okay, so microorganisms used for the preparation of vinegar. Okay, तो बच्चों ये विनेगर क्या होता है, इट इज़ वन टाइप ऑफ एसिटिक एसिड। तो आपने कॉमनली विनेगर का नाम तो सुना ही होगा, वो हमारे इंडियन किचन में तो कुकिंग में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो इसमें पिकल बनाने के लिए इसका यूज होता है, फिर मिल्क से अगर बटर मिल्क बनाना हो उसमें यूज होता है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो विनेगर बनाने के लिए यूज होता है बच्चों। एंड ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फर्मेंटिंग इडली डोसा बैटर। ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था बच्चों कि कैसे हम इडली बैटर विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ओके, बट अब हम देख रहे हैं कि ये ईस्ट के वजह से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, वाइन बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं, कुकीज़ बना सकते हैं, केक बना सकते हैं। बट ये यीस्ट कहाँ से बनता है ये अब हम देखेंगे। फॉर दिस पर्पज yeast is grown on a natural sugars present in the grains like barley, wheat, rice and crushed fruit juices. Okay, तो बच्चों ये जो यीस्ट होता है यानी हम आपने तो ये जौ का नाम सुना होगा, गेहूँ, राइस और ये क्रश फ्रूट जूसेस यानी ऐसे जूसेस जिसमें फ्रूट्स को छीला जाता है, फ्रूट्स को क्रश किया जाता है और उसमें का जो नेचुरल शुगर रहता है उनमें उसके ऊपर ही ईस्ट को बनाया जाता है, ग्रो किया जाता है। इसकी वजह से ईस्ट का निर्माण होता है बच्चों। तो वो हम बहुत सारी चीज़ों में उसका उपयोग करके और सारी चीज़ें बना सकते हैं। ओके, तो आपको अभी एक सिंपल सी एक्टिविटी दी गई है बच्चों, ये आप ज़रूर करके देखिए। तो इस एक्टिविटी में क्या करना है हमें कि टेक अ 500 ml बीकर, फिल अप टू 3/4 विथ वाटर। हमें क्या करना है, एक 500 ml का एक बीकर लेना है और उसमें एक 3/4 इतना वाटर भर देना है। ओके, उसके बाद क्या करना है, हमें डिजोल्व 2 to 3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। हमें 2 से 3 चम्मच शुगर इसमें डिजोल्व करना है, इसमें अच्छे से उस पानी में घोलना है। एंड आफ्टर दैट add half a spoon of yeast पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन। और हमें लास्टली क्या करना है कि आधा चम्मच ईस्ट पाउडर जो होता है वो इस बीकर में हमें डालना है। ओके, तो इसके बाद कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर अ 4 to 5 hours। और हमें क्या करना है, अभी इस बीकर को जो हमारा सॉल्यूशन बन चुका है उसको अच्छे से कवर करना है, अच्छे से ढकना है और एक वार्म वार्म से प्लेस पे यानी गर्म प्लेस पे कहीं भी कबर्ड में वगैरह अ, हम रख सकते हैं, उसको 4 to 5 hours रखना है। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन। अभी आफ्टर 4 to 5 hours हमें उस सॉल्यूशन का स्मेल देखना है। तो बच्चों वो जो स्मेल होती है वो है
अल्कोहल, दिस इज द स्मेल ऑफ द अल्कोहल। ओके, तो इसमें एग्जैक्टली क्या होता है बच्चों, जो हमने शुगर मिलाई थी, शुगर में हमने क्या मिलाया था, यीस्ट मिलाया था। तो ये इन दोनों के रिएक्शन से ये जो शुगर का कन्वर्शन किस में हो रहा है, अल्कोहल में हो रहा है बच्चों। तो दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। ओके, तो ये पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, फर्मेंटेशन। ओके, लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। ये जो लुईस पास्चर साइंटिस्ट है, उन्होंने फर्मेंटेशन की खोज 1857 में ही की थी। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों यहाँ पे आप बहुत सारे दवाइयाँ देख रहे हैं, मेडिसिन देख रहे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज ऑन अ लार्ज स्केल इन द मेडिसिनल सेक्टर। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो औषधीय क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर यूज किए जाते हैं। सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। ओके, सो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब अस एंटीबायोटिक्स, इंजेक्शंस और कैप्सूल सच एज पेनिसिलिन। ऑल दीज आर मेड अप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों जब कभी भी आपको बुखार आता है, सर्दी खोखले और कुछ अगर कोई और बीमारी हो गई, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर हमें चेक करने के बाद हमें एक बड़ी सी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, जिसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, कुछ कैप्सूल्स भी होते हैं। तो ये जो सारे जो एंटीबायोटिक्स इंजेक्शंस होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं, जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इनमें से यहाँ पे एक पेनिसिलम दिया गया है। तो पेनिसिलम क्या करता है बच्चों, कि हमारे बॉडी में अगर किसी भी तरह का बैक्टीरिया गया जिससे निमोनिया होता है, तो उसके लिए हम पेनिसिलम ले सकते हैं, जो उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। ओके, बट बच्चों ये जो टैबलेट्स होती है, ये जो मेडिसिन होती है, वो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी चाहिए, और डॉक्टर ने जिस टाइम शेड्यूल से हमें दिया है वो टाइम में ही लेना है। हमारे मन से हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो वो हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकता है, उससे जान भी जा सकती है और कुछ अदर साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ती है। But bacteria and fungi are used nowadays to prepare medicine which kill or stop the growth of disease causing microorganism. तो अभी आजकल क्या जो भी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमारियां फैलाते हैं, उन उनके अगेंस्ट जो हम मेडिसिन बनाते हैं, उनमें ज़्यादातर बैक्टीरियाज और फंगी का उपयोग किया जा रहा है बच्चों। एंड सच मेडिसिन आर कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स, और उस मेडिसिन को क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो बच्चों ये जो एंटीबायोटिक्स बायोटिक्स होता है, वो ओनली बैक्टीरिया के ऊपर ही असर करता है। यानी अगर हमारे बॉडी में कुछ भी प्रकार का कोई भी प्रकार का बैक्टीरिया गया, तो उसके ऊपर ये इफ़ेक्ट दिखाता है। अगर उसके ऊपर हमने एंटीबायोटिक्स लिए तो ही वो ख़त्म होता है। और अगर हमें फ्लू हुआ, हमें सर्दी हो रही है, हमें खाँसी हो रही है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं होता है। एंटीबायोटिक उस पे असर नहीं करता है, क्योंकि फ्लू, खाँसी, सर्दी ये वायरसेस से होता है। वायरसेस के ऊपर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता है। ओके, माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर आल्सो हेल्प to use the cure of disease in plants. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो प्लांट्स में तरह तरह की डिसीज होते हैं उसको भी क्योर करते हैं। और आजकल जो पोल्ट्री फॉर्म्स होते हैं बच्चों, जिसमें बहुत सारे हेन्स होते हैं, गोट्स होते हैं, उनके ऊपर भी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण उनमें कुछ इन्फेक्शन है या नहीं वो पता कर सके। ओके, नाउ अब हम देखेंगे वैक्सीन। ओके, तो वैक्सीन का नाम आपने सुना ही होगा बच्चों। तो वन ऑफ द मेन क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज दैट इट हैज टेंडेंसी टू फाइट अगेंस्ट डिसीज। बच्चों हमारे बॉडी की एक टेंडेंसी होती है, एक इम्पॉर्टेंट टेंडेंसी है, कि वो कुछ भी तरह का बैक्टीरिया, कुछ भी तरह का इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर गया तो उसके अगेंस्ट फाइट करता है। ओके, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसीज कॉजिंग वीक माइक्रोब्स, mainly they are dead, is inserted in our body. This makes the antibodies present in our body to fight against the particular microbes. Okay, तो बच्चों हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो तरह तरह के बैक्टीरिया से लड़ते हैं। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस गया, तो क्या करते हैं, वैक्सीन के मदद से, वैक्सीन में कुछ माइक्रोब्स होते हैं,
जो बहुत कम पैमाने पे हमें डिसीज़ कर सकते हैं, डिसीज़ फैला सकते हैं, बट वो मेनली डेड रहते हैं वो माइक्रोब्स। तो वो माइक्रोब्स वैक्सीन के ज़रिए हमारे बॉडी के अंदर डाला जाता है और वो जो माइक्रोब्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ना, उनको एक्टिव करते हैं और उसकी वजह से जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करता है, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया, पर्टिकुलर वायरस को मार देता है। तो once the antibodies are activated, it remembers how to fight with the particular microbes throughout the life. तो हम ये वैक्सीन के ज़रिए क्या कर रहे हैं, इस हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो लाइफ टाइम उस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि हमें इस प्रकार का अगर वायरस, इस प्रकार का अगर बैक्टीरिया भविष्य में हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है तो उसको कैसे मारते हैं, वो जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो हमेशा के लिए रिमेम्बर्स करते हैं। तो इसके कारण अगर इन फ्यूचर हमारे बॉडी में सेम प्रकार का वायरस, सेम प्रकार का बैक्टीरिया अगर गया पर और ऑलरेडी हमने उसकी वैक्सीन ले रखी है, तो वो जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उस वायरस को ख़त्म कर देते हैं। उससे हमारे बॉडी को कुछ नुकसान नहीं होता। तो दिस इज़ द वे ऑफ द वैक्सीन। तो वैक्सीन इस प्रकार से काम करती है बच्चों। ना ओके? So, cholera, TB, smallpox, polio, etc. are some disease which can be prevented by the vaccination. तो ये जो कोलेरा होता है, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, स्मॉल पॉक्स, पोलियो एक्सेट्रा इस तरह की जो डिसीज़ होती है और मलेरिया, इन सब डिसीज़ के लिए वैक्सीनेशन होती है जिससे वो प्रिवेंट होता है।